नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया वॉइस में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान और आप देख रहे हैं रिपोर्टर लाइव। रिपोर्टर लाइव में हम दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी अपने तमाम संवाददाताओं से लेते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं रिपोर्टर लाइव की आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ। इलाहाबाद कोर्ट ने ज्ञानवापी परिसर को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। क्या सुनाया है, इसी को बता रहे हैं हमारे संवाददाता प्रियम पाठक। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी ज्ञानवापी परिसर में चल रहे एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई करते हुए इस रोक को लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने एएसआई को निर्देशित किया है कि वो 31 जुलाई तक अपनी जांच जो है वो पूरी करें। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी कहा है कि इससे ज्ञानवापी जो परिसर है उसको किसी भी तरीके से नुकसान नहीं होगा। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में जो है याचिका दायर करी थी, उसमें कहा था कि सर्वे होने से जो मस्जिद का मूल स्वरूप है उसको इससे नुकसान होगा, लेकिन फिलहाल इस याचिका को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। इससे पहले कोर्ट ने बुधवार को 4:30 बजे सुनवाई की थी। वाराणसी एएसआई सर्वे टीम को बुलाने के निर्देश भी जो है दिए गए थे। मुस्लिम पक्ष ने दावा किया था कि सर्वे से मस्जिद के ढांचे को नुकसान होगा। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दायर किया था और 21 जुलाई के वाराणसी की जिला अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिस पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करी। सुनवाई के दौरान सभी जो दलीलें थी उनको सुना गया, दोनों पक्षों की दलीलों को सुना गया और उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि एएसआई के सर्वे को नहीं रोका जाएगा और एएसआई अभी 31 जुलाई तक अपनी जो जांच है उसे वो पूरी करे। कैमरामैन राहुल के साथ मैं प्रियम पाठक, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राजस्थान की लाल डायरी का मसला जो अब दिल्ली तक पहुंच गया है। हमारी सहयोगी जूही सिंह की आप ये रिपोर्ट देखिए। लाल डायरी को लेकर जो है सियासत काफी लंबे समय से रही और एक बार फिर से यह काफी ज्यादा तेज हो गई है। सीएम गहलोत की सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी को लेकर कई सारे खुलासे किए। उन्होंने कहा है कि इस डायरी में जो है सीएम गहलोत के कई सारे राज छुपे हुए हैं। इसमें उनके विधायकों के साथ जो है लेन देन और तमाम चीजें जो है इसमें उनका लेखा जोखा मिलेगा। जब संसद में उन्हें इस लाल डायरी को जब्त कर बाहर निकाल दिया गया तब उन्होंने एक और डायरी होने की भी बात कही थी। हालांकि लाल डायरी पर जो है सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। लंबे अरसे से नेता लाल डायरियों की कहानी सुनाते आए हैं, लेकिन अब इस बारे में खुलकर बातचीत होने लगी है। राजस्थान सरकार से बर्खास्त किए जा चुके मंत्री राजेंद्र गुढ़ा ने इसमें विधायकों के खरीद फरोख्त का लेखा जोखा होने की बात बता दी और एक बार फिर से राजस्थान की राजनीति में लाल डायरी ने तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी धर्मेंद्र राठौर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा। उस समय धर्मेंद्र राठौर सिविल लाइन के सोमदत्त अपार्टमेंट में मौजूद थे और दरअसल धर्मेंद्र डायरियों में अपनी दिनचर्या लिखा करते हैं। गुढ़ा का कहना है कि धर्मेंद्र राठौर ने पहले पुलिस से मदद मांगी कि किसी तरह उनकी डायरियों को यहाँ से निकाला जाए, लेकिन पुलिस ने ज्यादा मदद नहीं की। दावे के मुताबिक पुलिस से बार बार मदद मांगने पर एक एडिशनल एसपी वहां पहुंचे और उस वक्त इनकम टैक्स के अधिकारी मनोज यादव, अनिल ढाका सिर्फ 5 सुरक्षा कर्मियों के साथ फ्लैट में मौजूद थे। एडिशनल एसपी ने कहा कि हमें पता चला है कि यहाँ एक विधायक को छुपा कर रखा गया और हमें तलाशी लेनी है, लेकिन इनकम टैक्स के अधिकारियों ने उन्हें लौटा दिया। इसके अलावा भी कई सारी चीजें हैं जो इस लाल डायरी में होने की बात कही जा रही है, जिससे सीएम गहलोत सरकार के कई राजों से पर्दा उठ सकता है। राजस्थान विधानसभा में उछली लाल डायरी जो है देश भर में चर्चा का विषय बन गई है। दावा यह भी किया जा रहा है कि अगर इस लाल डायरी के पन्नों को खोला जाता है तो राजस्थान में सत्ता में बैठे जो सत्ताधारी लोग हैं, इन तमाम आला नेताओं के जो है चेहरे से नकाब खुल सकता है। कैमरामैन निकी के साथ मैं जूही, इंडिया वॉइस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के प्रगति मैदान स्थित आईटीपीओ कार्यालय में जाकर वहां पर हवन पूजन किया। इस खबर को बता रही हैं हमारी सहयोगी दीक्षा। भारत इस साल 9 और 10 दिसंबर को G20 की बैठक का आयोजन करने जा रहा है। इसी के चलते प्रगति मैदान में आईटीबीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। सुबह बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रगति मैदान पहुंचे। इस दौरान उन्होंने हवन पूजन किया और इसके बाद साथ ही उन्होंने इस दौरान बनाए गए आईटीबीपी कॉम्प्लेक्स में बनाए गए लोगों कारोबारियों से भी मुलाकात की। आपको बता दें आईटीबीपी कॉम्प्लेक्स 2700 करोड़ रुपए में बनकर तैयार हुआ है। इसके साथ ही ये 123 एकड़ में बना है। आपको बता दें इस आईटीबीपी कॉम्प्लेक्स में बैठने की क्षमता 7000 लोगों की बैठने की क्षमता है। इसके साथ ही आपको बता दें
इस कॉम्प्लेक्स को दुनिया का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स माना जा रहा है, क्योंकि देश में इस कॉम्प्लेक्स को 10वां स्थान दिया गया। इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के ओवेरा कॉम्प्लेक्स के बाद ही देश का सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स ये माना जा रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के कॉम्प्लेक्स में बैठने की क्षमता 5,500 लोगों की बैठने की क्षमता है। वहीं आईटीबीपीओ कॉम्प्लेक्स में बैठने की क्षमता लगभग 7,000 लोगों की बताई जा रही है। वहीं इसके साथ ही 5,500 पार्किंग की सुविधा भी बताई जा रही है। तो इसको लेकर G20 की बैठक के लिए प्रगति मैदान में आईटीबीपीओ कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया है। इसके लिए पूरी तरह से तैयारियां पूरी कर दी गई हैं। इस कॉम्प्लेक्स को काफी ज्यादा आकर्षण का केंद्र माना जा रहा है। तो वही तैयारियों को लेकर G20 की बैठक की तैयारियों के साथ ही लोगों को भी आमंत्रित करना शुरू कर दिया गया है। इस बैठक में कई लोगों के मंत्री लोग शामिल होंगे। कैमरामैन निक्की के साथ दीक्षित चौधरी, इंडिया वॉइस। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बुधवार को मथुरा दौरे पर रहे। हमारे संवाददाता मनोहर पटेल की ये रिपोर्ट देखिए। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ अपने 1 दिवसीय दौरे पर मथुरा पहुंचे, जहां उन्होंने 2:20 पर वृंदावन बने हेलीपैड पर अपने उड़न खटोले के साथ पहुंचे। उसके बाद में वह रामकृष्ण मिशन आश्रम हॉस्पिटल में प्रस्थान किया। वहीं इस दौरान कैंसर बीमारी से संबंधित सिटी स्कैन मशीन का भी उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के साथ मुलाकात भी की। वहीं ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। इसके बाद में वह बांके बिहारी मंदिर दर्शन करने के लिए अपने काफिले के साथ कड़ी सुरक्षा के बीच निकल गए। वहीं अगर बात करें तो इस दौरान बांके बिहारी मंदिर के सेवायातों ने उनको विधि विधान से पूजा अर्चना भी करवाई। पूजा अर्चना करने के बाद वापस वह वृंदावन बने हेलीपैड पर पहुंचे और उसके बाद में वह अपने गंतव्य के लिए प्रस्थान कर गए। मथुरा से इंडिया वॉइस के लिए मनोहर पटेल। देहरादून के चीड़बाग में शौर्य स्थल बना, जो कि प्रेरणा बन रहा है युवाओं के लिए। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। उत्तराखंड को वीरों की भूमि इसलिए नहीं कहा जाता है कि यहाँ पर हर घर से वीरों के एक सिपाही हैं, यानी वीर निकला हुआ, बल्कि यहाँ का जो सेना में जो जवान गया है वो सेना के लिए, देश के लिए सर्वोच्च बलिदान देता हुआ आया है। इतिहास गवाह है कि उत्तराखंड ने देश की आज़ादी से बाद अब तक देश की आज़ादी से पहले यानी जो भी विश्व युद्ध लड़े हैं उन सभी में उत्तराखंड के जवानों ने अपने सर्वोच्च बलिदान यहाँ पर दिया है। आज देहरादून में शौर्य स्थल जो चीड़बाग में स्थित है एक नया पर्यटक स्थल के रूप में यहाँ पर विकसित हो रहा है। सरकार की कोशिश यही है कि जो सेना के जो जवान हैं, जो देश के अमर जवान हैं, उन जवानों से प्रेरणा लेकर देश का जो राज्य का जो युवा है वो सेना में जाने का जज्बा बरकरार रख सके, उनसे प्रेरणा ले सके, उनके बलिदानों से प्रेरणा ले सके और देश के लिए किस प्रकार से समर्पित हुआ जाता है उनसे यहाँ पर सीखने की कोशिश की है। शौर्य बाग में इसी तरीके से एक शौर्य बाग यहाँ पर बनाया गया है जो शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए है। यहाँ पर सेना से जुड़े हुए हर चीज़ यहाँ पर रखी गई है। वो शब्द यहाँ पर लिखे गए हैं जो सेना और सेना के बलिदान को उजागर करते हैं। आप देख सकते हैं कि MiG-21 यहाँ पर रखा गया है, जो सेना का जो फाइटर प्लेन रहा है, जिसका अपना इतिहास रहा है। वायुसेना जिसके दम पर ये कह सकते हैं कई अपने अभी जो युद्ध हैं उनको जीत चुकी है। इसके अलावा यहाँ पर 106 mm RCL जो गन होती है, जो सेना की जो शुरुआत थी, जो गन कही जाती थी, वो यहाँ पर रखी गई है प्रतीक स्वरूप में। इसके अलावा यहाँ पर नेवी का यानी जो नौसेना का जो जहाज होता है, जो लड़ाकू जो पोत होता है, वो यहाँ पर उसका चीज़ का एक मॉडल यहाँ पर रखा गया है। यानी जो यहाँ पर आएगा, जो युवा यहाँ पर आएगा, जो परिवार यहाँ पर आएगा, सैलानी यहाँ पर आएगा, वो सेना के उन जज्बों से, उन चीज़ों से रूबरू हो पाएगा कि देश के लिए जो मर पिटने का जो जज्बा रखते हैं, किस तरीके से हमारी सेना किन किन चीज़ों का, हथियारों का, उपकरण का इस्तेमाल करती थी। ये वो शब्द हैं, चाहे ये कह सकते हैं कि जो भारतीय सेना है वो विभिन्न समाज के विभिन्न वर्गों को जारी करती है। ये नेपाली यानी जो गोरखाली जो भाषा होती है, ये उसमें लिखे गए शब्द हैं। इसके बाद
हिंदी में भी लिखे गए। इसी तरह से वो शब्द हैं जो युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि आपको सेना में जाना चाहिए। सेना के जो 20 जवान हैं उन जवानों के उन शहादतों से प्रेरणा लेनी चाहिए। देश के लिए किस प्रकार से जज्बा रखा जा सकता है, उन सब चीज़ों से ये कह सकते हैं कि शौर्य स्थल जो चिलबाग में स्थित है वो आज युवाओं के लिए नया डेस्टिनेशन यहाँ पर बन रहा है, युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत यहाँ पर बन रहा है और नए पर्यटक स्थल के रूप में लगातार प्रसिद्धि पा रहा है। कैमरामैन नरसिंह के साथ अभय केंतुरा, इंडिया वॉइस, देहरादून। उत्तराखंड में विजय शौर्य दिवस के दिन कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें श्रद्धांजलि दी गई और सम्मान भी किया गया। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी तुषार गुप्ता। कारगिल वॉर को करीब 24 साल पूरे हो चुके हैं। 26 जुलाई को पूरा देश विजय शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उत्तराखंड में भी देहरादून के गांधी पार्क में आज एक कार्यक्रम आयोजित हुआ जिसमें खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे और साथ साथ सैन्य कल्याण मंत्री गणेश जोशी भी इसमें मौजूद रहे। और आप देख सकते हैं ये गांधी पार्क में जो स्मारक है वो यहाँ पर आपको सामने दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर लोग जो सुबह से ही जो सैनिक हैं जिन्होंने देश के लिए कारगिल वॉर में शहादत दी थी उनके सम्मान के लिए यहाँ पर पुष्प चढ़ा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी यहाँ पर पुष्प अर्पित किए थे। ये कहा जाता है कि उत्तराखंड के 75 जो सैनिक थे उन्होंने सर्वोच्च जो बलिदान है वो भारत के लिए दिया था। वहीं बात की जाए 30 से अधिक जो सम्मान जो मेडल है वो भारतीयों को मिला था। तो कहीं ना कहीं जो तमाम लोग हैं या फिर जो तमाम सैनिक हैं उनके लिए ये जो दिवस है वो बनाया जाता है। और साथ साथ एक कारगिल वॉर जिसमें हिंदुस्तान की जीत हुई थी लेकिन कहीं ना कहीं जितने सैनिक मरे थे उनकी शौर्य की गाथाएं इस दिन सुनाई जाती है। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस, देहरादून। दिल्ली एनसीआर में सुबह मूसलाधार बारिश हुई। बारिश के बाद कई इलाकों में हालात है बता रहे हैं थोड़े बिगड़े हुए दिखाई दिए। बाढ़ जैसे हालात नोएडा में देखने को मिले। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी नितिन चौधरी। मानसून के सीजन में बादल बरस रहा है। बता दें कि जिस तरीके से दिल्ली से लेकर नोएडा तक बारिश जो है काफ़ी तेज हो रही है। नोएडा की बात की जाए तो नोएडा के डीएम ने स्कूलों को बंद करने के आदेश भी दे दिए हैं लेकिन उसके बाद भी जमुना का जलस्तर काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। वहीं हिंडन नदी की बात की जाए तो हिंडन नदी भी अपने उफान पर है। जिस तरीके से बारिश हो रही है लगातार तो लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। नोएडा के सेक्टर 143 में हिंडन के पानी से जो गाड़ियां खड़ी थी उन गाड़ियों को भी जो है तैरते हुए नजर आई थी लेकिन उसके बाद जब बारिश लगातार अपने रुख बदल रही है लेकिन वहां बात की जाए तो हिंडन नदी भी काफ़ी अपनी तेज पे उफानों पर है। नोएडा में स्कूल बंद करने पड़े। दोपहर बाद आसमान खुला, उससे पहले तक अंधेरा छाया हुआ था। मुंबई के 7 झीलों में एक तांस झील ओवरफुल हो गई है। भारत मौसम विज्ञान भवन ने के अनुसार 26 जुलाई तक पश्चिम उत्तर पर और 25-27 जुलाई के दौरान तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है। आईएमडी ने 26 से 27 जुलाई के दौरान पूर्व मध्य भारत के भारी बारिश की भविष्यवाणी की है जबकि 25 से 27 जुलाई के दौरान उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तरी हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश में और 28 से 30 जुलाई के बीच पूर्व भारत में भारी बारिश होने की उम्मीद है। अनुसार 25 से 29 जुलाई तक भारत के विभिन्न क्षेत्रों के लिए मौसम पूर्वानुमान में हल्की और कहीं कहीं भारी बारिश की संभावना है। देखें मौसम विभाग को हर अपडेट दिया जा रहा है। जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बारिश लगातार हो रही है तो जमुना अपने उफान से ऊपर पहुंच रही है। तो वहाँ बात की जाए हिंडन नदी की तो हिंडन नदी भी काफ़ी उफान पे है। लोगों को काफ़ी परेशानियां हो रही हैं, लोगों के घरों में पानी तक पहुंच गया। लेकिन राहत बचाव की बात की जाए तो नोएडा प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट हो चुका है। लेकिन उसके बाद भी यमुना की बात की जाए तो यमुना पे पहले ही एनडीआरएफ की टीम लगा दी गई है। जिस तरीके से बारिश हो रही है उसमें लोगों को काफ़ी नुकसान ना हो पाए तो उसको देखते हुए तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन निक्की के साथ मैं नितिन चौधरी, इंडिया वॉइस, दिल्ली। सऊदी अरब में देवरिया के रहने वाले रामविनस चौहान की मौत हुई है। हमारे सहयोगी घनश्याम मिश्रा की आप ये रिपोर्ट देखिए। देवरिया के लाल एक गरीबी को जीतते हुए उसने पैसे कमाने के लालच में सऊदी अरब गया था और सऊदी अरब में वो 3 जुलाई को उसकी मौत हो गई, जिसका नाम रामविनस चौहान है। वो उसकी डेड बॉडी लाने के लिए उसके परिजन आज जिलाधिकारी से मांग किए और उन्होंने कहा कि मेरा जो मेरे पति का शव है उसकी महिला का दुर्दशा, रो के बुरा हाल हो रहा है, वो अब उसके मासूम बच्चे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी के यहाँ गुहार लगाई है कि मेरे पति का
जो शव है वो भारत लाया जाए, और इसके लेके उन्होंने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जहाँ पर जिलाधिकारी ने जो विदेश मंत्रालय है वहाँ और गल्फ कंट्री के जो भी है उनके सचिव को यहाँ से जिलाधिकारी ने पत्र लिखा है और आश्वासन दिया है कि डेड बॉडी लाने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे। वहीं जो देवास गांव के सांसद हैं उन्होंने भी अपने पैड पर लिखा है और भारत सरकार से कहा है कि उस देश जो गरीब है उसकी डेड बॉडी राम निवास चौहान की वापस भारत लाने की व्यवस्था की जाए। घनश्याम मिश्र, इंडिया वाइज, देवरिया। रायबरेली में किसान नेता को जमीन पर घर बनवाने को लेकर रंगदारी ना देने पर महिला के साथ उन्होंने मारपीट की है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता राजू तिवारी। उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा अनेक तरह से प्रयास किए जा रहे हैं और अपराध पर नियंत्रण लगाने के लिए लगातार अधिकारियों को निर्देश जारी कर रहे हैं। लेकिन रायबरेली जिले की बात करें तो रायबरेली जिले में अभी भी अपराधियों और दबंगों के हौसले बुलंद देखे जा रहे हैं। एक ऐसा ही मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र का आया, जहां पर एक किसान नेता के द्वारा एक महिला को डरा धमका कर उससे रंगदारी मांगा जाता है और न देने पर उसके साथ मारपीट भी किया जाता है। पूरे मामले का खुलासा तब हुआ जब महिला ने लालगंज कोतवाली क्षेत्र में हुई वारदात की घटना को लेकर एसपी की चौखट पर पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई। आपको बता दें पूरा मामला रायबरेली जिले के लालगंज कोतवाली क्षेत्र के आदर्श नगर मोहल्ले के समीप का है, जहां एक महिला के द्वारा अपने मकान का निर्माण कराया जा रहा था। तभी किसान नेता रमेश बहादुर सिंह वहां पर पहुंचकर उससे 5 लाख रुपए की रंगदारी मांगते हैं और न देने पर उनके द्वारा लाशें बिछा देने की बात कही जाती है। इस पूरे मामले का वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। हालांकि इस पूरे वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप का माहौल देखने को मिला और वहीं पीड़िता की तहरीर के आधार पर एसपी ने लालगंज कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराने के निर्देश दिए हैं। वहीं लालगंज कोतवाली पुलिस ने गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करते हुए आरोपियों की तलाश की बात कह रही है। लेकिन आपको बता दें एक किसान नेता के द्वारा इस तरह की वारदात को अंजाम देना क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें वायरल वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से किसान नेता के द्वारा अपने साथियों के साथ पहुंचकर महिला को डराया और धमकाया जा रहा है। वहीं किसान नेता के द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि लाशें बिछवा दूंगा। इस तरह से पूरे मामले को देखते हुए एसपी ने गंभीरता से लेते हुए एफआईआर पंजीकृत तो करा दिया, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। वहीं स्थानीय लोगों में भी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि पिछले दरमियान भी किसान नेता कई मुद्दों को लेकर चर्चा के विषय में बने रहे, लेकिन इस पूरे मामले के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है कि इस तरह से किसान नेता के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना कहीं ना कहीं आपराधिक घटना के तौर पर देखा जा रहा है और लोगों में जमकर उनकी किरकिरी भी हो रही है। राजू तिवारी, इंडिया वॉइस, रायबरेली। मिर्जापुर में नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने को वालों पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता कमलेश कुमार। मिर्जापुर जनपद के लालगंज क्षेत्र में एक हफ्ते पहले हुई घटना का खुलासा आज मिर्जापुर पुलिस ने किया हुआ है। आपको बताते चले एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया था, जिससे एक आरोपी को तत्काल में जेल भेज दिया गया। 2 लोग की अभी जांच चल रही थी। आज मिर्जापुर पूरे साक्ष्य के आधार पर पकड़ी है और इसमें इफरीदी खान को गिरफ्तार किया गया। उनके साथ में विजय गुप्ता जो प्रधान जी थे उनको सम्मिलित किया गया। ये दोनों लोग आज मिर्जापुर पुलिस ने प्रेस वार्ता कर बताया कि इन लोगों जितना भी 1.5 साल से इन लोग का अफेयर चल रहा था, जो आज जो नाबालिग पीड़िता थी उसको इलाज के लिए भेजा गया था। और इसी पर देखते हुए वो जो दोनों आरोपी थे उन आरोपी को आज पकड़ के जेल भेज रही है और इनमें 376 मुकदमा करते हुए और इनको मान्याने जेल भेज कर इनको उचित कार्रवाई की जाए। और भी इन्होंने मिर्जापुर पुलिस ने वो भी कहा इनके साथ। मैनपुरी में जिला कारागार में संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत हो गई। इस खबर को बता रहे हैं हमारे सहयोगी मुकेश। जिला कारागार में संदिग्ध परिस्थिति में निरुद्ध बंदी की मौत हो गई है। पूरे मामले के अनुसार आपको बताते चले मैनपुरी के विछमा थाना क्षेत्र के राजपुर गांव के रहने वाले मंगू लाल और उनके बेटे सुबोध को विछमा पुलिस ने वारंटी की में चल रहे थे, वांछित चल रहे थे, उनको गिरफ्तार कर उनको जेल भेज दिया गया। जिसके बाद 2 दिन बाद ही उनकी मंगू लाल की जो उनकी बेल होनी थी उसके दौरान ही 25 तारीख को उनकी मौत हो गई है। मौत होने के बाद परिवार के लोगों ने पुलिस पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पहले तो 3 दिन तक आखिर मंगू लाल को पुलिस ने
थाने पर कैसे रखा गया और उसके बाद जब उनको जेल भेजा गया तो उनकी जेल कारागार के अंदर संदिग्ध मौत कैसे हो गई, इसके सवाल होने के चलते ही पुलिस के परिवार के लोगों ने अभी तक मंगूलाल का पोस्टमार्टम भी नहीं कराया है। पोस्टमार्टम इसलिए नहीं कराया है कि उनके द्वारा पुलिस पर जो आरोप लगे हैं उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं की है। हापुड़ में बस की छत पर चढ़कर स्कूली बच्चे जा रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस खबर को बता रहे हैं हमारे संवाददाता शक्ति ठाकुर। हापुड़ में स्कूली छात्रों का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो में स्कूली छात्र बस की छत पर बैठे हुए, बस के पीछे लटकते हुए और बस की खिड़कियों पर लटकते हुए नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है स्कूल की छुट्टी होने के बाद ये छात्र जान जोखिम में डालकर बस पर लटककर इस तरीके का सफर कर रहे हैं। आपको बता दें यह वायरल वीडियो बहादुरगढ़ क्षेत्र के गढ़सियाना रोड का बताया जा रहा है बस के पीछे चल रहे कार सवार युवक ने यह वीडियो बनाया है और उसके बाद इसे वायरल किया है। जिस तरीके से आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं कि दर्जनों भर से ज़्यादा छात्र बस की छत पर बैठे हुए हैं, बस की छत के पीछे लटके हुए हैं, बस की खिड़कियों पर लटके हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे जान जोखिम में डालकर इस सफ़र को कर रहे हैं और यदि इस सफ़र को करते समय कोई छात्र किसी हादसे का शिकार हो जाता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल है। परिजनों को अपने बच्चों को समझाना चाहिए कि जान जोखिम में डालकर इस तरीके का सफ़र ना करें। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। सिद्धार्थनगर में अपहरण का मामला सामने आया है। हमारे संवाददाता राकेश कुमार की आप ये रिपोर्ट देखिए। सिद्धार्थनगर जिले के खसराहा थाना क्षेत्र के भगतपुरवा गांव में एक अपहरण का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति न्याय के लिए दर भटक रहा है, थाने की चक्कर लगा रहा है, लेकिन अभी तक उसको न्याय नहीं मिला। अब न्याय की गुहार लगाने वह पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचा और न्याय की गुहार लगा रहा। वहीं पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अब मामला संज्ञान में आया, उसकी जाँच कराई जाएगी, जाँच करा के दोषियों पर खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये 2 जुलाई का मामला है। 2 जुलाई से ये दर भटक रहा है पीड़ित, लेकिन अभी तक इसको न्याय नहीं मिल पाया। ये अपहरण का आरोप भी लगा रहा है कि हमारी लड़की का अपहरण हुआ है, लेकिन अभी तक उसको खोजने में पुलिस नाकाम रही। सिद्धार्थनगर जिले से राकेश यादव। और फिलहाल क्रायोजेनिक टेक्नोलॉजी। आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।